बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तीन मौज़ूआत हैं। एक तो इमरान खान का ख़िताब, जिसमें मुझे तो ये लगा कि उसकी जो हवा है वो निकल गई है और उसकी वजह क्या है वो मैं बताता हूँ। और दूसरा ये है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इस फार्मूले की बुनियाद पर तालिबान पाकिस्तान ने कादियानियों और यहूदियों से हाथ मिला लिया और एक मुत्तहदा स्ट्रेटजी पर उन्होंने अमल भी शुरू कर दिया है। इसका ताल्लुक थोड़ा इमरान की तकरीर से भी है, वो भी अर्ज़ करूँगा। और तीसरा पॉइंट जो है, ज़रदारी साहब ने क्यों सींग फंसा लिए और नवाज़ शरीफ से उनका जो राब्ता हुआ है उसमें कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो सका। और पीपल्स पार्टी और ज़रदारी इस बात पर कायम है कि असम्बली 12 तारीख ही को तोड़ी जाए ताकि 60 दिनों के अंदर अंदर इलेक्शन कराए जाए। इसका क्या राज है? एक राज तो हम जानते हैं, लेकिन एक नए राज का जो ज़्यादा अहम है उसका पता चला है। और अब ये मालूम हुआ है कि पहला राज जो था वो अपनी जगह स्टैंड करता था, लेकिन उसकी इतनी अहमियत नहीं थी जितनी दूसरी बात की अहमियत है। तो ये तीन हमारे मेन पॉइंट हैं। तो नाज़रीन, इमरान खान का ख़िताब 3 दिन से हम ये सुन रहे थे। इमरान खान ने ख़ुद अपने ट्वीट में कहा कि मैं एक ऐसी तकरीर करने वाला हूँ कि जिसमें सस्पेंस, थ्रिल और पता नहीं क्या क्या ड्रामा के जो टीवी के ड्रामे और हॉलीवुड की फ़िल्में होती हैं वो उसके सामने माद पड़ जाएंगी। ऐसा मैं तकरीर करूँगा और ऐसे इंकशाफात करूँगा कि कौम कांप कर रह जाएगी, लर्ज़ उठेगी। कौम क्या लर्ज़ेगी, पूरा मुल्क और पूरा निज़ाम ही उससे हिल कर रह जाएगा। और यही बात फिर PTI का सोशल मीडिया भी प्रोपोगेट कर रहा था कि तकरीर नहीं होगी, ये एटम बम होगा जो वो चलाएगा इस हुकूमत पर और फ़ौज पर। लेकिन आपने सुन लिया कि उसने ख़िताब में क्या कहा। पहले ये मैं बता दूं कि PTI ऑफिशियल पर ये खिताब नशर हुआ YouTube पर, और इसमें जब तकरीर स्टार्ट हुई तो आधे घंटे से भी कम की तकरीर थी। तो जब तकरीर स्टार्ट हुई तो इसको देखने वालों की तादाद 5000 थी, और जब तकरीर ख़त्म हुई तो ये तादाद पीक पर पहुंच चुकी थी। यानी उस वक्त व्यूअर्स की तादाद जो थी वो 14,000 थी। और नाज़रीन, ये वही इमरान खान है जिसका YouTube पर ख़िताब कई लाख लोग सुनते थे एट ए टाइम, यानी 3.5 लाख की फ़िगर तो मैंने ख़ुद भी देखी हुई YouTube पर इसका ख़िताब सुनने वालों की। लेकिन राहत का ख़िताब जो था वो उसमें मैक्सिमम ख़िताब जो था वो 14,000 था। अब ज़ाहिर है आज दूसरा दिन है इस ख़िताब को, कल तीसरा दिन है, देखने वालों की तादाद ज़ाहिर बढ़ गई होगी। लेकिन जो तकरीर सुनी जिन लोगों ने लाइव, उनकी तादाद 14,000 से ज़्यादा नहीं बढ़ सकी। तो ये है उस शख्स की तकरीर का अहवाल जिसके बारे में मैंने ये कहा था कि सोशल मीडिया पर इसका झूठ का जो एक तुमार है कि हमारी मकबूलियत कितनी है, वो पब्लिक में हकीकी ज़मीन पर उसकी बुनियादें नहीं हैं, इसकी मकबूलियत गिर रही है। तो नाज़रीन, ख़िताब में कोई ख़तरनाक बात जो उसने पहले नहीं कही, ऐसी कोई बात उसने नहीं कही। सारी बातें पुरानी, लेकिन ज़रा मुख्तसर अंदाज में। वही झूठ कि मैं साइफ़र वो रूस गया था और मेरा अमेरिका ये इस तरह। अच्छा, लेकिन उसमें 3 झूठ इसने दोहराए जिनका मैं ज़िक्र करना मुनासिब समझता हूँ। एक झूठ तो ये था कि जब साइफ़र आया तो साइफ़र आने के अगले रोज़ तहरीक अदम एतमाद पेश हो गई, क्योंकि साइफ़र में ये हुक्म था कि इमरान खान को तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए हटाओ। अच्छा, यहाँ कॉमन सेंस की बात है कि अमेरिका अगर हुक्म दे आज कि तहरीक अदम एतमाद लाओ, तो क्या अगले दिन वो तहरीक अदम एतमाद तैयार हो जाएगी? ये इतना बड़ा झूठ है। और ये रिकॉर्ड आप उठा कर देख लें, आपको याद होगा रिकॉर्ड उठाने की ज़रूरत क्या है कि तहरीक अदम एतमाद का सिलसिला 1 साल से भी ज़्यादा अरसा हुए चल रहा था। नवाज़ शरीफ साहब नहीं मान रहे थे। फिर जब नवाज़ शरीफ साहब को कन्विंस कर लिया गया तो फिर तहरीक अदम एतमाद पेश करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई। और ये तहरीक अदम एतमाद की तैयारियां जो थीं वो साइफ़र आने से 1 महीना पहले उरूज तक पहुंच गई थी। और इस सिलसिले में वो आपके सामने है कि किस तरह सिंध हाउस में जो PTI के मुनहरिफ अरकान थे उनको वहाँ रखा गया। और ये साइफ़र से बहुत पहले की बात है। उनको ये अलग बात है कि उनको फिर वोट डालने नहीं दिया गया। वोट तहरीक एतमाद जो कामयाब हुई वो खालिसतन कौमी असम्बली के उन अरकान की तादाद की वजह से कामयाब हुई जो पार्टियों के रुकन थे, और उनमें मुनहरिफ रुकन एक भी नहीं था, क्योंकि बिंदियाल कोर्ट ने यह फ़ैसला सुनाया था कि जो PTI से मुनहरिफ होगा उसका वोट
नहीं गिना जाएगा बल्कि उसे डी-सीट भी कर दिया जाएगा। लेकिन मैं सिर्फ ये आपको ये बता रहा हूँ कि सिंध हाउस में आप तारीख़ उठाकर देख लीजिए कि किस तारीख़ को सिंध हाउस में पीटीआई के मुनर्रफ अरकान वहाँ मौजूद थे। राजा रियाज कितने अरसे से तकरीरें कर रहे थे, तहरीक अदम एतमाद की ख़बरों से अखबारात भरे हुए थे, टीवी के प्रोग्राम भरे हुए थे और ये सिलसिला कई महीनों से चल रहा था। और जिस महीने ये तहरीक अदम एतमाद पेश हुई उससे एक महीना पहले तक यही तूफ़ान था पाकिस्तान में, टॉक ऑफ द टाउन जिसे कहते हैं, यही बात थी। तहरीक अदम एतमाद की ख़बरें छप रही थी, प्रोग्राम हो रहे थे और पीटीआई के लोग ये दावे कर रहे थे कि इनका बाप भी ये गिनती पूरी नहीं कर सकता। और उसके बहुत बाद फिर ये साइफ़र का ड्रामा हुआ। इसकी तारीखों में भी इसने झूठ बोला, ये झूठ उसने दोबारा बोला है और फिर सिर्फ बाजवा को रगड़ा। दूसरी बात जो उसने पुरानी दोहराई वही झूठ बोला जो कि जनरल फैसल नसीर साहब है, जिनको इसने डर्टी हैरी का खिताब दे रखा है, वो मुझे कत्ल कराना चाहता है। तीसरा झूठ उसने जो दोहराया वो ये था कि मैंने रूस के दौरे में चूँकि तेल लेने का मुआहिदा किया था इसलिए मुझे रास्ते से हटा दिया गया। अच्छा, अब इसमें एक झूठ है और एक हमाकत है। झूठ ये है कि ये रूस के दौरे पर गया था और इसने वहाँ तेल ख़रीदने का कोई मुआहिदा नहीं किया, कोई सबूत नहीं है, कोई कागज़ नहीं है। ख़ुद रूस की हुकूमत ने इसकी तरदीद की थी कि तेल ख़रीदने का कोई मुआहिदा सिरे से हुआ ही नहीं। तेल ख़रीदने का मुआहिदा इमरान खान की हुकूमत के ख़ात्मे के 1.25 साल से भी ज़्यादा अरसे के बाद अभी 3-4 महीने पहले हुआ है, 3-4 महीने पहले, और पिछले महीने तेल आना शुरू हुआ है। और इसमें हमाकत ये है, जो झूठे आदमी को ज़्यादा नशा इस्तेमाल करने की वजह से याद नहीं रही है बात, उसके जहन में नहीं आई कि ये मैं क्या कह रहा हूँ, कि अगर मुझे रूस का तेल ख़रीदने की वजह से निकाला गया तो फिर अमेरिका ने उस ऐसी हुकूमत को सपोर्ट क्यों किया जिसने सचमुच तेल ख़रीद लिया। इमरान खान का तो इरादा था ना रूस से तेल ख़रीदने का, इस पर उसे निकाल दिया गया। मौजूदा हुकूमत ने जिसे अमेरिका लाया उस हुकूमत ने तेल का मुआहिदा किया, तेल ख़रीदा, तेल पाकिस्तान पहुँचाया, पाकिस्तान की वो कारों में गाड़ियों में इस्तेमाल भी हुआ। उस हुकूमत को अमेरिका बर्दाश्त कर रहा है और इमरान ने सिर्फ़ तेल ख़रीदने का इरादा दिल में किया था। अमेरिका को उसके दिल के इरादे की खबर हो गई और उसने इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उलट दिया। ये 3 झूठ उसने दोहराए, लेकिन वो जो एक एटम बम की एक तवक्को थी कि पता नहीं क्या राज उछालेगा, एक लफ्ज़ का भी इसने इजाफ़ा नहीं किया। जो उसने माजी में जितनी तकरीरें की हैं साइफ़र पर और सारी झूठ, तो मुझे इससे ये लगता है कि इसको ख़ुद पीटीआई की किसी आदमी ने, जैसा कि वो जो मोहित पीरज़ादा है और वो जो शाहीन साहिबाई है जिसका नाम मैंने करगस सहराई रखा हुआ है कि सहरा का गिद्ध, तो इन दोनों ने एक ट्वीट किए थे कि खान साहब इस तकरीर में आपने कोई अटैकिंग पोजीशन इख्तियार नहीं करनी वरना ये आपको रगड़ देंगे। और इस तरह की जो दोनों ट्वीट का खुलासा यह ना कि उसमें ये था कि ये ट्रैप हो सकता है कि आप मुश्तिल होकर तकरीर कर डालें और उसके बाद उनको हाथ डालने का मौका मिल जाए। ये उन ट्वीट से डर गया। हालांकि हाथ डालने के मौके तो उन्होंने अवेल कर लिए हैं, हाथ डाला जा चुका है। अब कौन सा हाथ है जो इस तकरीर के बाद डालना था। साइबर केस में इसका शिकंजा आ गया और फैसलाबाद में आईएसआई के दफ्तर पर हमले का इसे मरकज़ी मुलज़म नामज़द करके आज की तारीख में उसे बुला लिया गया है। अब और क्या मौका चाहिए। साइफ़र केस में ये फंसा हुआ है, नाज़रीन तोशा खाना केस में ये फंसा हुआ है। और तोशा खाना केस में मैं आपको बता दूं कि तोशा खाना केस जिसके बारे में एक अंदाज़ा था कि 1 महीने के अंदर अंदर इसको फ़ैसला सुना दिया जाएगा, अब लगता है कि ये 1 महीने से पहले ही हो जाएगा, क्योंकि गवाहियों का अमल मुकम्मल हो गया। पीर से जरा होनी है, टोटल 2 गवाह है। कितनी लंबी चौड़ी जरा हो सकती है, कितनी लंबी चौड़ी जरा हो सकती है, ये इसका जो लग रहा है। और इस्लामाबाद में जिन साथियों से मेरी बात हुई है वो भी इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि अब ये फ़ैसला महीने 1.5 महीने के नहीं है, ये उससे बहुत पहले सुना दिया जाएगा। और जो इस मसले में रुकावट बनने की कोशिश करेंगे, बिंदियाल टाइप चीज़ें, तो उन चीज़ों का भी बंदोबस्त कर लिया जाएगा। और ये मामला इतना दूर दराज का नहीं रहा और इतना वो मुश्किल नहीं रहा जितना ये पीटीआई समझती थी कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हाई कोर्ट बचाने आ जाएगी, सुप्रीम कोर्ट बचाने आ जाएगी, स्टे कर देगी। वो चीज़ें अगर अब होती भी हैं
तो उनका डंग निकाल दिया जाएगा। नाज़रीन, इसमें इसने अल-कादिर यूनिवर्सिटी का भी जिक्र किया कि वो देखो एक नेक काम के लिए यूनिवर्सिटी बन रही थी, और मैं आपको पूरी ज़िम्मेदारी से कहता हूँ कि वो नेक काम क्या था। इसमें तसव्वुफ़ की तालीम दी जानी थी। कौन सा तसव्वुफ़? जिसमें वो है ना कि हरे रामा हरे कृष्णा, वो जो एक गीत बना था उस ज़माने में, मुझे याद नहीं आ रहा, कि लगे दम और मिटे गम, इस तरह की चीज़ें, जो ये वो तसव्वुफ़ इसमें होना था। इसमें हम जिन्स परस्ती की तालीम का ख़ुसूसी बंदोबस्त किया गया था, और इससे अमरीकी माहरीन रूहानियात को भी हायर कर लिया गया था। और हम जिन्स परस्ती की तालीम इस तरह नहीं कि सादे लफ्ज़ों में इसकी तालीम दी जानी थी, बल्कि एक तरगीब का एक पूरा सिस्टम, जिसे कहते हैं ना कि जस्टिफाई करना। आपने सुना होगा कि हमारे बाज़ मुसलमानों के अंदर भी बाज़ लोग ये कहते हैं कि हम जिन्स परस्ती तो सूफिया कराम भी किया करते थे। वो बकवास करते हैं, पता नहीं 3-4 सूफियों के वो हवाले भी देते हैं, और आपको भी उनका जिक्र, उनके नामों का पता होगा जिनका वो हवाला देते हैं, लेकिन वो झूठ है। तो ये उस किस्म की हम जिन्स परस्ती, मुनशियात, लगे दम मिटे गम, इस तरह की यूनिवर्सिटी बनाई जानी थी। जनरल फैसल नसीर पर इसने फिर गालियाँ वगैरह दी और कहा कि ये मुझे कत्ल वगैरह कराना चाहते हैं। तो इस वक्त जो तकरीर उसने की वो 20 मिनट के 20-25 मिनट के अंदर अंदर उसने वाइंड अप कर दी। आप जानते हैं कि जब ये बोलता है, तकरीर करता है, तो 1 घंटे से कम नहीं बोलता। 55 मिनट से लेकर सवा घंटे तक, 1.5 घंटे तक ये तकरीर करता है। ऐसी क्या बात होगी कि इसको 20-25 मिनट में तकरीर अपनी समेटना पड़ी? इसका एक ही मतलब है कि वो डर गया और कहा कि मुझे शायद ये जो मुझे बताया मुईद पीरज़ादा ने, शाहीन करगस सहराई ने, तो मुझे इनका मशवरा मान लेना चाहिए और बच जाना चाहिए। हालांकि ये मशवरा भी बेकार था। जो कुछ इसके साथ होना था वो तय हो चुका है और होना है, और वो हो रहा है। तो ये तकरीर से इसको चाहिए था कि बम फोड़ ही देता, ताकि कह सकता था कि मैंने उस दिन ऐसी तकरीर की जिसका मुझे ये खुमियाजा भुगतना पड़ा है, लेकिन अब वो बेचारा ये भी नहीं कह सकेगा। अच्छा, इसमें इसने अमेरिका पर यानी वो बयानिया फिर से पलटा दिया। इसने पहले कहा था कि अमेरिका है, फिर कहा कि नहीं अमेरिका का कोई कसूर नहीं है, बाजवा था। आज फिर उसने अमेरिका पर सारा इल्ज़ाम लगा दिया। अच्छा नाज़रीन, दरअसल हुआ क्या है? हुआ एक अजीबोगरीब मामला है, और वो मामला हमारे दूसरे नुक्ते से जुड़ा हुआ है। यहूदी, कादियानी और TTP तीनों ने हाथ मिला लिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग का। और यहूदी और कादियानी लॉबी, जिसकी मैं थोड़ी सी तफसील ज़िक्र करता हूँ, वो अमेरिका में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक ज़बरदस्त मुहिम चलाने वाली है, जिसका अंजाम इंशाअल्लाह पहले जैसा ही होगा। वो जो 60-65 अमरीकी अरकान कांग्रेस और ईवान नुमाइंदगान के जो लोग थे, उन्होंने जो ख़त लिखा था अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को कि पाकिस्तान के साथ आप ये करें, उन्होंने माशाअल्लाह वो ख़त रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। तो ये हशर हुआ है उस ख़त का, जिस पर इन्होंने एक कोहराम मचाया था कि देखो हमने 60 अरकान से दस्तखत करवा लिए, और वो उनकी अक्सरियत यहूदियों नस्ल थी, यहूदियों मज़हब थी। वो वैसा ही हशर इनका होने वाला है। तो TTP के ज़िम्मे ये काम लगाया गया है कि आपने पाकिस्तान में जलसे, जुलूस, रैलियाँ जो PTI की मुखालिफ जमातें करेंगी, सारी जमातें, जमात इस्लामी के सिवा इस वक्त सारी जमातें PTI की मुखालिफ हैं, क्योंकि उसका मुल्क दुश्मन एजेंडा अब ऐसे साबित हो गया है जैसे सूरज निकले तो फिर ये साबित करने की ज़रूरत नहीं रहती कि इस वक्त दिन है या रात है। सूरज निकला, सब ने देख लिया कि दिन है। ना कोई किसी से पूछता है कि ये दिन है कि रात है, ना कोई किसी को बताता है कि ये दिन है कि रात है, सबको पता होता है। इस तरह से साबित हो चुका है। और इस वक्त PTI सिवाय जमात इस्लामी के कोई उसका साथ देने को तैयार नहीं है, क्योंकि मुल्क दुश्मनी एक ऐसा नुक्ता है जिस पर पाकिस्तान की हर जमात, चाहे वो सूबा सिंध की कौम परस्त जमात हो, कराची की लिसानियत परस्त जमात हो, पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान की कोई इलाक़ायत परस्त जमात हो। इलाक़ायत परस्त होने का मतलब ये नहीं होता कि वो अपना इलाका अलग करना चाहते हैं, बल्कि उनका मकसद अपने इलाके को तरजीही बुनियादों पर सामने रखना होता है और उस इलाके के मसाइल को अव्वलियत देना होती है। ये होती है इलाक़ायत। इलाक़ायत का मतलब कभी भी मुल्क दुश्मनी नहीं होता। भारत में इस वक्त कम से कम 15 रियासतों में इलाक़ायत परस्त जमातों की हुकूमत है, और इससे भारतीय हुकूमत, भारतीय रियासत की वहदत और इत्तेहाद और उसकी यकजहती है, उस पर कोई असर नहीं पड़ा। तो नाज़रीन, अमेरिका में जो काम हो रहा है, एक तो आपको ये पता होगा कि ये इमरान खान की जो 3 लॉबियिस्ट हैं मेन,
उनमें से 2 यहूदी हैं और 1 कादियानी। एक तो यहूदी वो डेविड फेंटीन है, क्या नाम है उस हरामजादे का, जो 30 साल से जिसकी ज़िंदगी का मिशन है कि पाकिस्तान को उसके एटमी हथियारों से महरूम किया जाए, और उसने इन 3 सालों में इसके अलावा कोई काम नहीं किया। अल्लाह ताला ने उसे हर मौके पर धूल चटाई, वो नाकाम हुआ, लेकिन वो भी इमरान खान की तरह ऐसा हिटका पक्का है कि वो अपने काम से बाज नहीं आ रहा। दूसरा है जनाब यहूदी नस्ल ब्रेड शर्मन, और तीसरा है कादियानी जमात का अहम लीडर डॉक्टर आसिफ महमूद। इस वक्त ये 3 आदमी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कैंपेन चला रहे हैं, और 26 जुलाई को कैपिटल हिल में इन्होंने एक सेमिनार रखा है जिसमें अमेरिका के मुंतखब लोगों को, मुंतखब यानी इलेक्शन वाले नहीं बल्कि चुने हुए लोगों को, नुमाया मुमताज़ और जिनके बारे में इनका ख्याल होगा कि हाँ इनको अगर हम मुतसर कर सकें तो बड़ी कामयाबी होगी, उनको दावतनामे दे दिए गए हैं। तो 26 जुलाई को यानी आज से 5 दिन बाद ये सेमिनार होने वाला है। इसमें तकरीरें की जाएंगी और एजेंडा ये है कि 9 मई के मुजरिमों को इंसानी हकूक़ के नाम पर एक लिस्ट में लाना, जिसे अमरीकी हुकूमत के सामने पेश किया जाएगा और कहा जाएगा कि ये इंसानी हकूक़ इन लोगों के सलब हो रहे हैं, तो इनको रिहा करवाने के लिए ज़ोर डाला जाए। इसका अंजाम क्या होगा वो मैंने बता दिया कि वो जो 65 अरकान ने जो ख़त लिखा था उसको अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को, वो उसने पाँव के नीचे मसल दिया है, या रद्दी की टोकरी में डाल दिया है, या बाहर कूड़े के ढेर पर डाल दिया है। वो हशर जो हुआ था वही हशर इसका भी होने वाला है। लेकिन इससे आप इमरान खान की खबासत का अंदाज़ा लगाइए और इमरान खान की असल का अंदाज़ा लगाइए कि ये यहूदी, इसको या यहूदी मिलते हैं या कादियानी मिलते हैं। अच्छा अब टीटीपी देखें, टीटीपी एक ख़ुद को मजहबी तंजीम कहती है और कहती है कि हमारा ताल्लुक़ मसल के देवबंद से है। तो मसल के देवबंद में कादियानियों के साथ मुसाफा करना भी हराम है, बल्कि सारे मुसलमानों के नज़दीक हराम है, लेकिन देवबंदी इस सिलसिले में थोड़े ज़्यादा सख्त गिर हैं। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के नाम पर जितनी भी ज़्यादा तंजीमें पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर काम कर रही हैं, वो तकरीबन सारी की सारी एक आध को छोड़कर देवबंदियों की बनाई हुई हैं। लेकिन टीटीपी चूँकि मसलक देवबंद की नुमाइंदगी नहीं करती, मसलक देवबंद की नुमाइंदगी करते हैं मौलाना फजल रहमान, और ये बात साबित हो चुकी है कि वो जब बड़ा जुलूस निकालते हैं, बड़ा जलसा करते हैं, तो उसमें 10 से 15 लाख तक लोग मौजूद होते हैं। इससे साफ ज़ाहिर है कि मसलक देवबंद की नुमाइंदगी कौन कर रहा है। टीटीपी की स्ट्रेंथ टोटल 40,000 है, और इसमें बहुत सारे लोग दूसरी मज़हब के भी हैं। भारत के वो लोग जो मुसलमान का रूप धार कर पाकिस्तान में मौजूद है, वो सारे के सारे तालिबान की सफ़ों में शामिल हैं। पिछली मरतबा एक ऑपरेशन हुआ था जिसमें बहुत सारे तालिबान मारे गए थे। जब उनकी लाशें देखी गई कपड़े उतार कर, तो फिर पता चला कि ये लोग मुसलमान नहीं थे, लेकिन दाढ़ियाँ उन्होंने तालिबान की सी रखी हुई थी। तो टीटीपी का एजेंडा है पाकिस्तान की दुश्मनी, पाकिस्तान को ख़त्म करना। वो मैं तफसील बार बार बयान कर चुका हूँ कि उनका एजेंडा पाकिस्तान की पूरी पश्तून बेल्ट को काट कर अफ़गानिस्तान में शामिल करना है, और इसीलिए वो इमरान खान की हिमायत करते हैं कि इमरान खान अगर इंतशार पैदा करने में कामयाब हो जाता है, मजबूत होता है, तो हमारा एजेंडा पूरा हो जाएगा। तो इस एजेंडे की खातिर ख़ुद को देवबंदी कहलाने वाले लोगों ने कादियानियों और यहूदियों से हाथ मिला लिया है। तो मुबारक हो इनको भी और इमरान खान को भी। नाज़रीन, ये लॉबी जो है, इस पर मौलाना फजल रहमान 10 साल से बात कर रहे हैं। कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र किया कि मैं तो 10 साल से कह रहा हूँ कि ये यहूदियों का नुमाइंदा है, यहूदियों का एजेंट है, उनके एजेंडे पर है। और मौलाना ने इंकशाफ किया कि 2018 के इलेक्शन में PTI की फंडिंग इसराइल के मोसाद और भारत की रा ने की थी। मोसाद और रा ने मिलकर फंडिंग की और इसके तहरीक इंसाफ के फंड मुस्तहकम किए और उनमें पैसों का इजाफा किया। अब आप अंदाज़ा करें कि ये बिंदियाल एंड कंपनी फॉरेन फंडिंग का केस क्यों नहीं चलने दे रही थी। हर मरतबा रुकावट आ जाती थी, हर मरतबा स्टे आ जाता था, हर मरतबा फैसले से रोक दिया जाता था। कभी सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत, कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मुदाखलत, कभी किसी की मुदाखलत। तो ये कितना बड़ा नेटवर्क है यहूदियों का और उनके एजेंटों का जो पाकिस्तान में फैला हुआ है और जिसको आहिस्ता आहिस्ता तोड़ा जा रहा है, अभी तक टूटा नहीं है। जनरल फैज़ का नेटवर्क काम कर रहा है, इदारों के अंदर भी काम कर रहा है, और बलूचिस्तान पर तो होल्ड ही उसका है। और मैं तो जहाँ तक कहता हूँ कि ये मुहर्रम का महीना शुरू हो गया है, और इसमें अगर दहशतगर्दी हुई तो ज़िम्मेदार यही TTP होगी, क्योंकि जो शिया सुन्नी इंतहा पसंद एक दूसरे को मारते थे,
वो कभी के मार दिए गए या मर गए या उनको गिरफ्तार कर लिया गया या वो तौबा ताइब हो गए। अब शियों और सुन्नियों में एक दूसरे को मारने वाले बहुत ही कम रह गए, बहुत ही कम बराए नाम। अब अगर वारदात खुदा न खास्ता हुई तो ये उसकी ज़िम्मेदार टीटीपी होगी और टीटीपी बाज नहीं आएगी, वो कोशिश करेगी। और अगर दहशतगर्दी को रोकना है तो फैज़ को पकड़ कर अंदर करो, फिर ये दहशतगर्दी कम हो जाएगी और फैज़ के ज़रिए उनसे रब्ता करो, उनसे फैज़ उनको हुक्म दे के ये अपनी दहशतगर्दी रोक दो, तब ये रुकेगी। वरना लेकिन हमारी मजबूरी है पाकिस्तान के इदारों की कि वो जनरल फैज़ पर हाथ नहीं डाल सकती, वो बलूचिस्तान के वायसराय पर भी हाथ नहीं डाल सकी, जो बलूचिस्तान को तनूर बना दिया है उसने, और सारी जिम्मेदारी उसकी है क्योंकि उसने जो कुछ किया है उसके नतीजा हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में हर दूसरे रोज़ दहशतगर्दी की वारदात होती है। नाज़रीन, ज़रदारी साहब जो हैं वो अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं कि इलेक्शन 60 दिन के बाद होंगे, यानी अक्टूबर ही में होंगे। इसकी एक वजह हम पहले बयान कर चुके हैं और सबके इल्म में दूसरे लोग भी बयान कर चुके हैं कि पीपल्स पार्टी को ये अंदेशा है कि अगर 3 महीने की मोहलत मिल गई, 3 महीने तक केयर टेकर गवर्नमेंट हुई, जो ज़ाहिर किसी की वफ़ादार नहीं होगी। केयर टेकर गवर्नमेंट इदारों की वफ़ादार होती है। पाकिस्तान में हमने अब तक यही देखा है, इदारे अगर किसी पार्टी के साथ जानबदारी करें तो केयर टेकर हुकूमत उसको फेवर देती है, वरना केयर टेकर हुकूमत को किसी से मोहब्बत नहीं होती ज़ाती तौर पर। तो पीपल्स पार्टी का ख्याल है कि 3 महीने अगर हमारी ग्रिप हुकूमत पर ना रही तो हमारे ख़िलाफ़ जो सिंध में सब बंदी हो रही है, उन सब बंदी करने वालों को एक अच्छा मौका मिल जाएगा कि वो अपनी कोशिशें ज़्यादा मुनज़्ज़म तरीके से ज़्यादा वक्त तक कर सकें, जिसकी वजह से हमें सिंध में नुकसान हो सकता है। ये वजह सही है अपनी जगह, बिल्कुल पीपल्स पार्टी के दिल में ये बात है, लेकिन ये इतनी बड़ी बात नहीं है। पीपल्स पार्टी समझती है कि हमें ज़्यादा ज़ोर लगा कर उनका मुकाबला करना होगा और हम कर लेंगे, और अगर वो 2-3 सीटें ले भी गए ये ज़्यादा तो क्या फ़र्क पड़ता है। ज़ाहिर है कि सिंध में अगर कोई बड़ी सब बंदी होती है तो वो पीपल्स पार्टी को शिकस्त नहीं दे सकती। पीपल्स पार्टी की सूबाई असम्बली में अक्सरियत जो है उसको 2, 3, 4 मैक्सिमम 5 सीटों का इजाफी डेंट डाल सकती है, यानी जितनी सीटें पीपल्स पार्टी को मिलती हैं उनमें से 3, 4, 5 या शायद एक ज़्यादा भी हो सकती है, उतनी सीटें उससे पीपल्स पार्टी से छिन जाएँ और कम हो जाएँ, वो भी अपनी जगह अहमियत है। लेकिन असल मसला जो अब समझ में आया है वो ये है, और अभी जो ज़रदारी साहब का रब्ता हुआ है नवाज़ शरीफ से, उसमें उन्होंने फिर एक शर्त लगाई है कि हम 90 दिन वाली बात तब मानेंगे जब आप हमें 30 सीटें देने का वादा करें जनूबी पंजाब और सेंट्रल पंजाब में। ज़्यादा जनूबी पंजाब में, ज़ाहिर 20-22 जनूबी पंजाब में और 7-8 सेंट्रल पंजाब में। मुस्लिम लीग ने 4 सीटों का वादा किया था, इससे ज़्यादा का नहीं। तो ये है असल वजह। अगर इलेक्शन होते हैं नवंबर में तो इसका मतलब ये है कि नवाज़ शरीफ पाकिस्तान में ज़्यादा लंबा अरसा इंतखाबी मुहिम चलाएँगे, और जब नवाज़ शरीफ पंजाब में इंतखाबी मुहिम चलाएँगे तो पंजाब में दूसरी पार्टियों का स्कोप जो है वो बहुत कम हो जाएगा। इस बात से पीपल्स पार्टी परेशान है, और पीपल्स पार्टी का ये मसला ये है कि नवाज़ शरीफ को इंतखाबी मुहिम चलाने का मौका बहुत कम मिलना चाहिए। यानी जिस तरह की एक थ्योरी आम है, मेरा तो ख्याल है कि वो 14 अगस्त को आ रहे हैं और उसके हक़ में एक बयान भी आज आया, वो भी आपको बताता हूँ। लेकिन पीपल्स पार्टी का ख्याल है कि वो 16 सितंबर को आएंगे, और अगर इलेक्शन 8 अक्टूबर को होते हैं तो इसका मतलब यह है कि नवाज़ शरीफ के पास 14 दिन सितंबर के और 3-4 दिन अक्टूबर के, क्योंकि इंतखाबी मुहिम 2-3 दिन पहले ख़त्म हो जाती है, तो ये 15, 16, 17 दिन की इंतखाबी मुहिम वो चला सकेंगे। इसमें वो ज़्यादा कोई तूफ़ान बर्पा नहीं कर सकेंगे, ये उनका ख्याल है। लेकिन अगर इलेक्शन नवंबर में होते हैं तो नवाज़ शरीफ साहब के पास गोया के 2 महीने होंगे इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए, और मौजूदा इस वक्त जो मुस्लिम लीग की क़यादत है वो तो इंतखाबी मुहिम चलाने के काबिल ही नहीं है, वो तो जलसा करने के भी काबिल नहीं है। क्योंकि की तफसील रहने दीजिए, आपके इल्म में है कि शहबाज शरीफ हुकूमत की जो कारकर्दगी है और मुस्लिम लीग की तंजीमी नौ पर जो उनकी नज़र करम है, उसके बाद ये पार्टी इलेक्शन मुहिम चलाने की ताकत नहीं रखती, इल्ला ये कि नवाज़ शरीफ साहब आ जाएं या मरियम नवाज़ वक्त से पहले मैदान में कूद पड़े। तो अगर नवाज़ शरीफ साहब आ जाते हैं तो फिर जो पीपल्स पार्टी पंजाब में, जनूबी पंजाब में और सेंट्रल पंजाब में मिलाकर 30 के करीब सीटों का मुतालबा कर रही है,
तो उस मुतालबे में कोई वज़न नहीं रहेगा। मुस्लिम लीग उसे पीपल्स पार्टी को साफ बता देगी कि जहाँ भी हम जीत रहे हैं, जहाँ भी हम जीत रहे हैं, जहाँ भी हम जीत रहे हैं, हम तुम्हें 30 सीटें क्यों दें, 30 सीटों पर एडजस्टमेंट क्यों करें। तो ये है जनाब वो घुंडी जिसके गिर्द ज़रदारी की ज़िद अड़ी हुई है। और वो ज़रदारी साहब ने एक फिर साफ मैसेज भेजा है कि अगर हमें पंजाब में 30 सीटों के लिए मुआहदा करो हमसे, दस्तखती मुआहदा, तहरीरी मुआहदा, तो फिर हम इस मुतालबे की हमायत करेंगे कि असम्बली जो है वो 8 अगस्त को तोड़ दी जाए, 8-9 अगस्त को तोड़ दी जाए, ताकि इलेक्शन फिर 90 दिन में हो सके। तो नाज़रीन, ये है अब तक की सारी सूरत हाल। और बाकी आपके इल्म में है कि आज इमरान खान को ISI फैसलाबाद के दफ्तर पर हमला करने के लिए भी तलब कर लिया गया है। बलूचिस्तान में वकील का कत्ल केस भी गले पड़ा हुआ है। अगर जो उसमें इमरान खान को इतना सा रिलीफ मिला है कि वो उसको जो कल JIT में पेश होने का हुक्म था वो टाल दिया गया है और मामला पीर पर जा पड़ा है, लेकिन बाकी सारे मामला जो है वो तेज़ हो गए हैं। और ख़ास तौर पर ISI फैसलाबाद के दफ्तर पर हमले में इमरान खान की तलबी, उससे पहले साइफ़र केस में 25 तारीख को तलबी, ये बड़े अहम वाक़यात हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि मामला वो जो होता है ना, एक कीसवे की रफ्तार, बल्कि जनूबी अमेरिका में एक जानवर होता है स्लॉथ, जिससे मुहावरा भी ये निकला है स्लॉथिंग, यानी वो अगर किसी स्लॉथ को आपने चलते हुए देखा हो तो आप हैरान होंगे कि वो इस तरह चलता है कि देर तक देखने के बाद यही लगता है कि ये अपनी जगह बैठा हुआ है, हालांकि वो चल रहा होता है। तो इसी रफ्तार से मामला चल रहे हैं। लेकिन अगर आप 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने पहले के मुकाबले में देखें तो आप देखेंगे कि शिकंजा जो है वो इतना ज़्यादा कसा गया है। बिल्कुल वही साए वाली मिसाल है कि अगर आप दोपहर को या दोपहर को बैठें साए में और धूप की तरफ नज़र रखें, उस लकीर पर टिकटिकी बांध कर देखते रहें जो साए और धूप की दरमियान जो बनती है लकीर, तो आपको कुछ देर तक यही लगेगा कि ये साया हरकत नहीं कर रहा, अपनी जगह पर जमा हुआ है। लेकिन अगर आप वहाँ निशान लगा दें, लकीर, लोहे लकड़ी की किसी चीज़ से एक लकीर डाल दें मिट्टी पर, तो फिर आप 10 मिनट बाद देखें तो आपको पता चलेगा कि साया इतना आगे बढ़ गया है। तो उसी रफ्तार से चीज़ें ये चल रही हैं, बहुत स्लो रफ्तार से चल रही हैं, इतनी स्लो रफ्तार से कि सोशल मीडिया पर ये अब एक मजाक का इशू बन गया है कि इन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ कुछ करना ही नहीं है। लेकिन इसका फ़ैसला आप यूँ करें कि 2-3 महीने पहले का मंजर जहन में लाएं और देखें कि उस वक्त फंदा इमरान खान की गर्दन से कितना दूर था और अब कितना नज़दीक है। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।